Assalamu alaikum everyone. I hope you are all doing well. Welcome to the Dynamic Law Association. आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का चैप्टर नंबर 9 डिस्कस करेंगे जो कि बेलमेंट के बारे में है। सेक्शन 148 टू सेक्शन 171 को आज हम डिफाइन करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। चैप्टर नंबर 9 ऑफ बेलमेंट। यहाँ पर हमें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में बताया गया है कि वो क्या होता है। Section 148 है bailment, bailer and bailee. A bailment is the delivery of goods by one person to another for some purpose upon a contract that they shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them. जो contract of bailment होता है वो ये होता है कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे को किसी पर्पस के लिए अपने गुड्स देता है, मीन्स के उसके पास रखता है, और जब वो पर्पस पूरा हो जाएगा तो वो जो बंदा है उसको वो गुड्स वापस कर देगा। एंड उसके बाद इसमें बेलर और बेली डिफाइंड है। द पर्सन डिलीवरिंग द गुड्स इज कॉल्ड द बेलर। बेलर वो होता है जो उस गुड्स को डिलीवर करता है, उसको हम बेलर कहते हैं। जिसके पास कोई बंदा गुड्स रखता है अपनी किसी खास पर्पस के लिए। एंड द बेली, द पर्सन टू whom दे आर डिलीवर्ड इज कॉल्ड द बेली। जिसको गुड्स डिलीवर की जाती हैं या जो रिसीवर होता है उसको हम बेली कहेंगे, जो कि गुड्स को रिसीव करता है। उसके बाद है सेक्शन 149 डिलीवरी टू बेली हाउ मेड। The delivery to the bailey may be made by doing anything which has the effect of putting the goods in the possession of the intended bailey or of any person authorized to hold them on his behalf. इसका ये मतलब है कि बेली को जो हम गुड्स डिलीवर करते हैं वो कैसे होंगे। तो बेली को गुड्स डिलीवर तब हो जाएंगे जब वो गुड्स हम उसकी पोजीशन में दे देंगे, या फिर अगर उसने अपनी तरफ से कोई बंदा ऑथोराइज़ किया है उसके बिहाफ पर हम उसको वो गुड्स डिलीवर कर देंगे। मीन्स कि हमारे जो गुड्स हैं उसकी पोजीशन में आ गए तो डिलीवरी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है 150 बेलर्स ड्यूटी टू डिस्क्लोज फॉल्ट्स इन गुड्स बेल्ड। द बेलर इज बाउंड टू डिस्क्लोज टू द बेली फॉल्ट्स इन द गुड्स बेल्ड ऑफ which the baler is aware and which materially interfere with the use of them or expose the bailee to extraordinary risk, and if he does not make such disclosure he is responsible for damage arising to the bailee directly from such faults. इसमें है कि ये बेलर की ड्यूटी है, जो वो गुड्स डिलीवर कर रहा है बेली के पास रख रहा है, तो उसमें जो भी फॉल्ट्स हैं वो बेली को बताएगा, उसको डिस्क्लोज करेगा कि इसमें ये फॉल्ट्स हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो उस डैमेजेस का रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर उस फॉल्ट्स की वजह से बेली को कोई भी डैमेज होगा तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नेक्स्ट सेक्शन है 151 केयर टू बी टेकन बाय बेली। इन ऑल केसेस ऑफ बेलमेंट द बेली इज बाउंड टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस वुड अंडर सिमिलर सर्कमस्टेंसेस टेक ऑफ हिज ओन गुड्स ऑफ द सेम बल्क क्वालिटी एंड वैल्यू एज द गुड्स बेल्ड। इसमें है कि जो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में बेली को गुड्स जो दिए गए हैं तो बेली बाउंड है उनका ऐसे ही ख्याल रखेगा उन गुड्स का जैसे कि अपनी गुड्स का रखा जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 152 बेली व्हेन नॉट लायबल फॉर लॉस ईटीसी ऑफ थिंग बेल्ड। द बेली इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट is not responsible for the loss, destruction or deterioration of thing built if he has taken the amount of care of it described in section 151। इसमें है कि जो बेली है अगर उन दोनों के बीच में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो अगर जो उसको गुड्स उसको बेल्ट की गई हैं उसकी वजह से कोई भी लॉस हो जाता है, कोई डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो वो उसका ज़िम्मेदार नहीं होगा, उसके लिए बेलर खुद रिस्पॉन्सिबल होगा। सेक्शन 151 में जो हमने अभी पढ़ा कि बेली को जो है वैसे ही उसकी टेक केयर करनी है उस गुड्स की जैसे कि खुद के गुड्स की जाती है। तो अगर वो ऐसा ही केयर करता है उसके गुड्स की, लेकिन फिर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई लॉस पहुंच जाता है, तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 153 टर्मिनेशन ऑफ bailment by bailies act inconsistent with conditions। A contract of bailment
is voidable at the opinion of the bailor if the bailee does any act with regard to the goods bailed inconsistent with the conditions of the बेलमेंट। इसमें है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट होता है तो वो बेलर पर डिपेंड करता है, मींस कि वो जब चाहे उसको टर्मिनेट कर सकता है। टर्मिनेट मींस कि ख़त्म कर सकता है। अगर जो बेली है वो कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो उसको गुड्स बेल्ट की गई है तो वो उसको किसी और पर्पस के लिए यूज़ कर देता है, या जो उनके टर्म्स और कंडीशंस उन कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन्ड है उसकी वायलेशन कर देता है, तो अब बेलर पर ये ऑप्शन आ जाता है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करे या ना करे। नेक्स्ट है सेक्शन 154 लाइबिलिटी ऑफ बेली मेकिंग अनऑथराइज्ड यूज ऑफ गुड्स बेल्ड। इफ द बेली मेक्स एनी यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड विच इज नॉट अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस ऑफ द बेलमेंट, he is liable to make compensation to the bailor for any damage arising to the goods from or during such use of them। इसमें है कि अगर बेली जो है वो गुड्स को ऐसे यूज़ करता है जो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन ही नहीं की गई, मींस कि वो किसी और पर्पस के लिए यूज़ करता है, तो वो उससे कंपनसेशन के लिए लायबल होगा अगर उस गुड्स को कोई डैमेज हो जाएगा या उसकी वजह से कोई और डैमेज होगा किसी और को, या कोई भी नुकसान होगा तो वो उसके लिए कंपनसेट करेगा क्योंकि उसने उस गुड्स को अदर देन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट यूज़ किया है जो कि उसमें मेंशन ही नहीं था। नेक्स्ट सेक्शन है 155 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विद बेलर्स कंसेंट ऑफ हिज गुड्स विद बेलीज। If the bailee with the consent of the bailor mixes the goods of the bailor with his own goods, the bailor and the bailee shall have an interest in proportion to their respective shares in the mixture thus produced। इसमें है कि अगर बेली जो है वो बेलर की कंसेंट से उसकी गुड्स अपनी गुड्स से मिक्स कर देता है तो उनमें से जो भी इंटरेस्ट होगा वो इक्वली खुद में शेयर करेंगे, वो अपना उसमें से शेयर ले सकते हैं। उसके बाद है सेक्शन 156 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन बी सेपरेटेड। इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर mixes the goods of the bailor with his own goods and the goods can be separated or divided, the property in the goods remains in the parties respectively, but the bailee is bound to bear the expense of separation or division and any damage arising from the mixture। इसमें है कि जो बेली है वो बेलर की कंसेंट के बगैर उसकी गुड्स अपनी गुड्स से मिक्स कर देता है और गुड्स ऐसी हैं जो कि सेपरेट हो सकती हैं, तो जो बेलर है अपनी गुड्स उससे वापस ले सकता है। उसके बाद जो बेली है उसको उसकी गुड्स उससे सेपरेट करके अपनी गुड्स से उसको वापस करेगा, वो इसका लायबल है। और जो इस सेपरेशन में एक्सपेंसेस आएंगे तो बेली जो है वो बाउंड है उसको पे करने का, या उस वजह से कोई डैमेज आ जाता है मिक्सचर की वजह से तो उसके लिए भी बेली खुद लायबल होगा क्योंकि उसने बेलर की कंसेंट के बगैर वो मिक्स किए थे, तो बाउंड होगा उस एक्सपेंसेस के लिए। नेक्स्ट है सेक्शन 157 इफेक्ट ऑफ मिक्सचर विदाउट बेलर्स कंसेंट व्हेन द गुड्स कैन नॉट बी सेपरेटेड। इफ द बेली विदाउट द कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्सेस द गुड्स of the bailor with his own goods in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed from the other goods and deliver them back, the bailor is entitled to compensated by the bailee for the loss of the goods। इसमें है कि जो बेली है वो बेलर की कंसेंट के बगैर उसकी गुड्स अपनी गुड्स से मिक्स कर देता है और वो गुड्स ऐसी हैं जिसकी सेपरेशन नहीं हो सकती, तो जो बेली है वो रिटर्न करने के लिए बाउंड है और वो जो डैमेजेस हुए हैं वो उसके लिए कंपनसेट करेगा बिकॉज वो सेपरेट नहीं हो सकती। तो अब बेलर को तो नुकसान हुआ है तो वो अब बेलर को उस जो भी उसका लॉस होगा जितना वो उसको उसके लिए कंपनसेट करेगा बिकॉज देयर इज़ नो कंसेंट ऑफ बेलर। नेक्स्ट है 158 repayment by bailor of necessary expenses, whereby the conditions of the bailment the goods are to be kept or to be carried or to have work done upon them by the bailee for the bailor, and the bailee is to receive no remuneration, the bailor shall repay to the bailee the necessary expenses incurred by him for the purpose of the bailment। इसमें है
कि जो उनका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट हुआ था, जो गुड्स उसने बेल की थी, तो वो गुड्स ऐसी थी जिसको संभालने में उसके कुछ एक्सपेंसेस आ गए थे। तो बेली बेलर से वो मांग सकता है और जब वो उसको पेमेंट दे देगा तो बेली बेलर को वो गुड्स वापस कर देगा। So Baylor is liable to pay such expenses. Next section is 159, restoration of goods lent gratuitously. The lender of a thing for use may at any time require its return if the loan was gratuitous, even though he lent it for a specified time or purpose. But if on the face of such loan made for a specified time or purpose, the borrower has acted in such a manner that the return of the thing lent before the time agreed upon would cause him loss exceeding the benefit actually delivered by him from the loan, the lender must, if he compels the return, indemnify the borrower for the amount in which the loss so occasioned exceed the benefit so derived. इसमें ये है कि अगर कोई शख्स ग्रेटिशियस लोन देगा तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा। इसमें है कि अगर लेंडर ने कोई चीज़ विदाउट कॉस्ट दी है, किसी स्पेसिफाइड टाइम और पर्पस के लिए दी है, तो वो किसी भी वक्त उसको रिक्वायर कर सकता है। लेकिन अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि अगर बारोवर अगर टाइम से पहले वो रिक्वायर करे तो उसको फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान होगा, और अगर फिर भी लेंडर वो वापस लेना चाहता है, वो कहता है कि वापस चाहिए, तो उस वजह से अगर कोई लॉस होगा तो वो लेंडर उस नुकसान को खुद बियर करेगा, वो उसके लिए कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 160, रिटर्न ऑफ गुड्स बिल्ड ऑन एक्सपायरेशन ऑफ टाइम और अकम्प्लिशमेंट ऑफ पर्पज। It is the duty of the bailey to return or deliver, according to the bailor's directions, the goods billed without demand as soon as the time for which they were billed has expired or the purpose for which they were billed has been accomplished. इसमें है कि ये बेली की ड्यूटी है कि वो गुड्स को रिटर्न करे बेलर्स की डायरेक्शन के मुताबिक। अगर उसका जो टाइम पीरियड है कॉन्ट्रैक्ट का वो एक्सपायर हो गया है या फिर उनका जो पर्पस था वो फुलफिल हो गया है, तो बेली इज इंटाइटल्ड टू रिटर्न द गुड्स टू दैट पर्सन। Next section is 161, Bailey's responsibility when goods are not duly returned. If by the default of the bailey the goods are not returned, delivered or tendered at the proper time, he is responsible to the bailor for any loss, destruction or deterioration of the goods from that time. इसमें है कि अगर बेली की डिफ़ॉल्ट की वजह से गुड्स जो है रिटर्न नहीं की गई उससे टाइम पीरियड तक, और जो उनका पर्पस था वो भी पूरा हो गया है, तो फिर भी उसने वो गुड्स वापस नहीं की, तो फिर जो भी नुकसान होगा, कोई डिस्ट्रक्शन, कोई लॉस जो भी होगा उन गुड्स को या उन गुड्स की वजह से, तो लॉस विल बी कंपनसेट बाय बेली। बेली उसका रिस्पॉन्सिबल होगा। Next section is 162, termination of gratuitous bailment by death. A gratuitous bailment is terminated by the death either of the bailor or of the bailey. Gratuitous वो होता है जिसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं होती, तो gratuitous bailment अगर हुई है तो जब बेलर या बेली दोनों में से किसी की डेथ हो जाएगी तो वो टर्मिनेट हो जाएगी। जो भी उन्होंने बेलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था उनकी डेथ की वजह से टर्मिनेट हो जाएगा। Next section is 163, bailor entitled to increase or profit from goods billed. In the absence of any contract to the contrary, the bailey is bound to deliver to the bailor or according to his directions any increase or profit which may have acquired from the goods billed. इसमें है कि अगर उन दोनों में कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो जो बेली है वो बाउंड है कि जो भी उस गुड्स में से उसको प्रॉफिट मिल रहा है या वो ऐसी गुड्स हैं जो इंक्रीज हो रही हैं, तो उसका जो हकदार होगा वो बेलर है। बेली बाउंड है कि वो उसका जो प्रॉफिट उससे मिल रहा है वो उसको देगा। वो सिर्फ वो गुड्स अपने पास रख सकता है जब तक उनका पर्पस फुलफिल नहीं हो जाता, लेकिन उनमें से जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो उसको वापस बेलर को देता जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन है 164, बेलर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बेली। द बेलर इज रिस्पॉन्सिबल टू द बेली फॉर एनी लॉस विच द बेली में सस्टेन बाय रीजन that the bailor was not entitled to make the bailment or to receive back the goods
are to give directions respecting them. इसमें ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट है, अगर उसमें बेली को कोई भी लॉस हो जाता है रिगार्डिंग दैट ऑब्जेक्ट ऑफ द बेलमेंट, जो उनकी गुड्स हैं, जो उनकी बेलमेंट का ऑब्जेक्ट है, उसकी वजह से कोई भी लॉस हो जाता है, तो ये बेलर की ड्यूटी है कि वो बेली को कंपनसेट करेगा। नेक्स्ट सेक्शन है 165 बेलमेंट बाय सेवरल जॉइंट ऑनर्स। इफ सेवरल जॉइंट ऑनर्स ऑफ गुड्स बेल देम, the belly may deliver them back to or according to the directions of one joint owner without the consent of all in the absence of any agreement to the contrary। इसमें है कि जो बेलमेंट हुई है उसमें जो ऑनर्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, मींस के जॉइंट ऑनर्स हैं जिन्होंने वो गुड्स बेल की हैं। तो जब बेली वो गुड्स वापस करेगा तो एक उन सब ऑनर्स में से एक जॉइंट ऑनर्स की डायरेक्शंस पर वो वापस करेगा और सबकी कंसेंट्स के साथ। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 166 बेली नॉट रिस्पॉन्सिबल ऑन डिलीवरी to bailor without title if the bailor has no title to the goods and the bailey in good faith delivers them back to or according to the directions of the bailor, the bailey is not responsible to the owner in respect of such delivery। इसमें है कि जो बेली है जो उसने गुड्स डिलीवर कर दी हैं और उसको पता ही नहीं था कि ये ऑनर है, मीन्स कि उसने किसी और को वो गुड्स डिलीवर कर दी हैं क्योंकि उन पर कोई भी टाइटल नहीं था। रियल ऑनर है जो बाद में बेली से गुड्स क्लेम करेगा कि मुझे अपनी गुड्स वापस करो, तो बेली रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि वो उसको वो गुड्स रीडिलीवर करे। मीन्स कि वो जो पहले डिलीवर कर चुका है तो वो बाद में इंटाइटल्ड नहीं है इस बिना पर कि उसने किसी और को डिलीवर कर दी हैं और बाद में जो है रियल ऑनर उससे क्लेम करे कि तुम मुझे डिलीवर करो, तो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा इस मामले में। नेक्स्ट सेक्शन इज़ 167 राइट ऑफ थर्ड पर्सन क्लेमिंग गुड्स बेल्ड। इफ़ अ पर्सन अदर देन अ बेलर claims goods billed, he may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailor and to decide the title to the goods। इसमें है कि थर्ड पर्सन को डिलीवर करना मीन्स कि जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट का पार्ट ही नहीं है, तो ऐसा जो बंदा है अदर देन अ बेलर, वो जब गुड्स बेल की गई हैं उनको क्लेम करता है तो वो क्या करेगा कि वो कोर्ट में अप्लाई करेगा कि ये जो गुड्स की डिलीवरी है उसको स्टॉप करवाएगा। फिर जो कोर्ट है उसको क्लेरिफाई करेगी, फिर बाद में जो बेली है वो गुड्स डिलीवर कर देगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है 168 एंड 169, ये जो है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स के बारे में है। 168 में है कि राइट ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स में सू फॉर स्पेसिफाइड रिवॉर्ड ऑफर्ड। The finder of goods has no right to sue the owner for compensation for trouble and expense voluntarily incurred by him to preserve the goods and to find out the owner, but he may retain the goods against the owner until he receives such compensation। इसमें है कि जो कोई एक बंदा है जिसको गुड्स मिली है, मीन्स कि उसने फाइंड की है, तो उसको कोई भी राइट नहीं है कि वो ऑनर को सू करे इस वजह से कि वो उसको कंपनसेट करे, इसलिए कि उसने जो उसकी गुड्स को संभाला है, संभाल के रखा, या उस गुड्स की वजह से उसको कोई तकलीफ़ हुई, उसको संभालने में जो उसका खर्चा आया, तो वो कंपनसेट करने के लिए उसको सू नहीं कर सकता, पर वो उस गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है। वो अपने पास तब तक रखेगा जब तक वो अपनी कंपनसेशन रिसीव नहीं कर लेता। और इसमें आगे फर्दर है कि एंड वेयर द ऑनर हैज़ ऑफर्ड अ स्पेसिफिक रिवॉर्ड फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स लॉस्ट, द फाइंडर मे सू फॉर सच रिवॉर्ड एंड मे रिटेन द गुड्स अंटिल ही रिसीव इट। इसमें फर्दर ये है कि ऑनर जो है अगर उसने ये ऑफ़र दी थी कि मेरी जो गुड्स हैं वो अगर किसी को मिले और वो मुझे वापस करेगा तो मैं उसको उसके बदले में ये रिवॉर्ड दूंगा या इतने पैसे दूंगा। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो जो फाइंडर है वो सू कर सकता है उस रिवार्ड के लिए, और वो उस गुड्स को भी अपने पास तब तक रख सकता है जब तक उसको वो रिवार्ड नहीं मिल जाता, लेकिन वो उस कंपनसेशन के लिए सू नहीं करेगा जो उसने खर्च किया था उस गुड्स को संभालने में या फिर ऑनर को ढूंढने में, सिर्फ़ और सिर्फ रिवार्ड के लिए कर सकता है।
नेक्स्ट सेक्शन जो है 169, व्हेन फाइंडर ऑफ थिंग्स कॉमनली ऑन सेल में सेल इट, व्हेन अ थिंग व्हिच इज कॉमनली द सब्जेक्ट ऑफ सेल इज लॉस्ट, if the owner cannot with reasonable diligence found or he refuses upon demand to pay the lawful charges of the finder may sell it. इसमें राइट टू सेल द गुड्स आ जाता है कि अगर कोई एक चीज़ मिलती है और जो ऑनर है वो या तो ऑनर मिलता ही नहीं उस फाइंडर को, या फिर वो डिमांड्स पूरी करने से मना कर देता है जो उस गुड्स की वजह से लॉफुल चार्जेस जो फाइंडर उससे लेना चाहता है, वो अगर वो एक्सपेंसेस वापस नहीं करता, मींस कि वो डिमांड्स पूरी नहीं करता, तो ऐसी सिचुएशन में द फाइंडर में सेल इट, जो फाइंडर है वो उस गुड्स को सेल कर सकता है। इन सिचुएशंस में नंबर 1 है व्हेन द थिंग इज़ इन डेंजर ऑफ पेरिशिंग और ऑफ लॉजिंग द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू, कि अगर वो जो गुड्स हैं उसके वो ऐसी हैं कि वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी और फिर उसका जो ज़्यादातर वैल्यू है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसी सूरत में वो फाइंडर उसको सेल कर सकता है, क्योंकि जब वो बाद में ख़राब हो जाएंगी तो उनका वैल्यू बहुत गिर जाएगा या फिर वो सेल नहीं हो पाएंगी। और दूसरी हैं व्हेन द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर इन रिस्पेक्ट ऑफ द थिंग फाउंड अमाउंट 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू। इसमें यह है कि अगर जो फाइंडर है वो जो चीज़ें उनको मिली हैं तो उनकी जो लॉफुल चार्जेस हैं वो 2/3 ऑफ इट्स वैल्यू, मीन्स कि उस चीज़ की जितनी वैल्यू है उसके 2/3 से ज़्यादा एक्सीड कर जाएं तो तब भी वो उनको सेल कर सकता है। मीन्स कि उस गुड्स को संभालने में उसका इतना खर्चा आ जाता है कि वो उसकी वैल्यू से ही एक्सीड कर जाए तो वो उसको सेल कर सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 170, बेलीज पर्टिकुलर लीन। अब जो 170 और 171 है सेक्शन, वो लीन के बारे में है। लीन क्या होता है? राइट ऑफ पर्सन टू रिटेन, मीन्स कि इसमें जो बंदा है उसको रिटेन करने का राइट जो मिल जाता है उसको हम लीन कहते हैं। किसी की प्रॉपर्टी को हम रिटेन कर सकते हैं। तो 170 सेक्शन में है वेयर द बेली हैज़ इन अकॉर्डेंस विद द पर्पस ऑफ द बेलमेंट rendered any service including the exercise of labor or skill in respect of the goods billed, he has in the absence of a contract to the contrary a right to retain such goods until he receives due remuneration for the services he has rendered in respect of them। इसमें है कि जो उनकी जो बेलमेंट थी वो उसमें कोई लेबर या कोई स्किल, मींस कि उसने कोई सर्विस दी थी, तो अगर उसने कोई सर्विस दी है और उसको बाद में उसकी रीम्यूनरेशन, उसका मुआवजा नहीं मिल रहा उसकी सर्विसेज का, तो अगर बेलर जो है वो रिफ्यूज़ कर रहा है उसको मुआवजा देने के लिए, तो बेली जो है अपना राइट टू लीन एक्सरसाइज कर सकता है। मींस कि वो उसकी गुड्स को अपने पास रिटेन करेगा जब तक उसको उसकी रिम्यूनरेशन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट है आज के हमारे लेक्चर का लास्ट सेक्शन 171, जनरल लीन ऑफ बैंकर्स, फैक्टर्स, वार फिंगर्स, अटॉर्नीज, पॉलिसी ब्रोकर्स। Bankers, factors, war fingers, attorneys of a high court and policy brokers may, in the absence of a contract to the contrary, retain as a security for a general balance of account any goods billed to them, but no other persons have a right to retain as a security for such balance goods billed to them unless there is an express contract to that effect। इसमें है कि जो बैंकर्स हैं और वार फिंगर्स और अटॉर्नीज ऑफ हाई कोर्ट, पॉलिसी ब्रोकर्स जो हैं वो जो हैं एज अ सिक्योरिटी उन गुड्स को रिटेन कर सकते हैं। ये अगर उनका कोई भी अमाउंट ड्यू है किसी के पास तो जब तक उनको उनका अमाउंट वापस नहीं मिल जाता, और इनके अलावा कोई किसी और के पास भी राइट टू रिटेन नहीं है अगर उनमें कोई भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन इनको जो है राइट दिया गया है कि वो रिटेन कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम 172 सेक्शन से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।